गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए तो स्टार्ट करेंगे दोबारा से। टॉपिक यहां पर AS9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। वैसे AS मैं पूरा खत्म कर चुका हूं, तो बेटा आज क्या करेंगे फिर जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ जी, थोड़ा सा क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या बताया मैंने AS9 के बारे में? अभी तक आपको मैंने बताया कि AS9 डील्स विद द, बेटा किससे डील करेगा ये? टाइमिंग से। किस चीज की टाइमिंग से? टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे ये AS9 मुझे बताएगा। तो सर क्या सारे रेवेन्यू बताएगा? नहीं, सिर्फ कौन से रेवेन्यू बताएगा? टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या बेटा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या बेटा जल्दी बोलो, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या डिविडेंड। यही बताया था मैंने। फिर मैंने कहा कि सेल ऑफ गुड्स को कर लेना रिकॉग्नाइज रेवेन्यू को, अगर कुछ शर्तें हैं वो पूरी हो जाएं। बेटा क्या थी पहली शर्त? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए, यानी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। ठीक, आपने गुड्स की फिजिकल डिलीवरी दे दी हो, या अगर डिलीवरी नहीं भी दी तो भी कोई बात नहीं, अगर रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर कर दिए तो भी आप सेल की एंट्री पास कर सकते हैं। बोलो बेटा। अच्छा, एंड दूसरी बात, एंड का मतलब क्या हुआ इस बार? बोलो बेटा क्या मतलब हुआ? ये भी शर्त पूरी होनी चाहिए, एंड ये भी। क्या थी दूसरी शर्त? नो इफेक्टिव कंट्रोल इज रिटेन्ड, कोई कंट्रोल मेरा गुड्स के ऊपर ना हो। जैसे एग्जांपल बताया था मैंने वो, कि अगर ट्रांसपोर्ट से माल भेजा, मेरी खुद की ट्रांसपोर्ट है, तो कंट्रोल मेरा ही है। जब तक डिलीवरी ना कर दोगे गोडाउन में आप, तब तक उसे सेल ना माना जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बताया तीसरी बात? एंड मतलब ऑल दीज कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड। क्या थी? अरे बोलो। नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। मैंने कहा माल बेचा मैंने और अमाउंट तय नहीं किया। कोई रिश्तेदार था, यार था, दोस्त था, जानने वाला था, माल तो दे दिया। मैंने कहा प्राइस बता देंगे बाद में, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी अगर अमाउंट डिटरमिन नहीं है तो सेल नहीं कर पाओगे एंट्री पास। और अगर आप तब कर पाओगे जब क्या हो बेटा? रीजनेबल एश्योरेंस, भरोसा हो किस चीज का? ऑफ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कंसीडरेशन। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाएं, ऑल दीज कंडीशंस, अगर ये सारी की सारी शर्तें पूरी हो जाएं, अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाएं, तो आप सेल की एंट्री पास कर लीजिएगा। अच्छा, सर्विसेज की एंट्री कब करेंगे? बेटा बताओ ना कौन सी कंडीशंस थी इस बार? यही सारी हैं। इनमें से ये 1 और 2 इररिलेवेंट हो जाएगी, तो कौन सी बच गई? 3 और 4। सेम लॉजिक, सेम रीजन के साथ। फिर मैंने बताया लेकिन यहां पर कि सर्विसेज को रिकॉर्ड करने के बेसिस 2 हो सकते हैं। कौन कौन से? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड एंड कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ठीक, इसमें क्या करेंगे? जितना जितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन काम होता जाए, उतनी उतनी सेल रिकॉर्ड करते जाएंगे। बोलो बेटा। और कंप्लीटेड सर्विस मेथड में क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? कंप्लीटेड सर्विस में क्या करेंगे? जब पूरी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तभी रिकॉग्नाइज करिएगा रेवेन्यू।
सर ये कब लगाएंगे और ये कब लगाएंगे, डिपेंड करता है केस टू केस। अगर कोई सर्विस ऐसी है जो या तो 0% है या 100% है, एग्जाम्पल बताया था, क्या एग्जाम्पल था, पॉलिसी बेचना, ठीक, या मैं क्या कहते हैं ब्रोकर हूं, प्रॉपर्टी खरीद बेच करवाता हूं, बेटा बोलो। तो अब या तो प्रॉपर्टी नहीं बिकी और अगले ही क्षण डील होते ही प्रॉपर्टी बिक गई, तो या तो 0% सर्विस थी या सीधे 100% हो गई, तो ऐसे में कंप्लीट सर्विस लगाएंगे। मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, अब ऐसे में आपने मुझे फीस दे दी पूरी, अगर 2 महीने बाद रिफंड मांगोगे तो 2 महीने की फीस काट कर वापस करूंगा, अगर करूंगा भी तो, ठीक। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो क्यों होगा वो, क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनेट सर्विस दे दी है। आप ये ना कह पाओगे सर आपने कुछ नहीं पढ़ाया, वो भी गलत। सर पूरा पढ़ाते, पूरा कोर्स कर देते तभी पैसे मिलते आपको, वो भी गलत है। बेटा क्लियर है बात, ठीक। तो अलग अलग बेसिस थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पर ये 3 चीजों की, तो बताना जरा बेटा इंटरेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, बोलो। टाइम प्रोपोर्शनेट। ये कैसे करेंगे रॉयल्टी, कोई नई बात नहीं है इसमें, तो हम करते ही थे। पीएनएल में इंटरेस्ट डालना होता था तो क्या करते थे, जिस दिन लोन लिया और ईयर एंड तक का इंटरेस्ट, मिला हो ना मिला हो, कम मिला हो ज्यादा मिला हो, आई वॉज लीस्ट फॉर दैट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। सिमिलरली रॉयल्टी जब अक्रू हो जाएगी, अब अक्रू कब होगी वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। आप पब्लिशर हो, मेरे नाम से किताब छाप रहे हो, आपने कहा सर जितनी किताबें छापूंगा उस पर 100 रुपए प्रति किताब आपको रॉयल्टी दे दूंगा, तो आपके छपते ही जैसे ही आप छाप दोगे किताब, मेरी रॉयल्टी अक्रू हो जाएगी। क्लियर है बात, मैं इनकम बुक कर लूंगा, आपने कम पेमेंट किया, ज्यादा किया, नहीं किया, मुझे मतलब नहीं है। या ऐसे भी हो सकता है सर मैं रॉयल्टी तब दूंगा जब किताब बिक जाएगी, तो छपने पर ड्यू नहीं होगी। अब बोलो बेटा, जैसे जैसे किताब बिकती जाएंगी मार्केट में, वैसे वैसे रॉयल्टी मेरी अक्रू होती जाएगी। तो अक्रू कब होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। लिखवाया था, पढ़ो फटाफट से, रॉयल्टी में क्या लिखवाया था, वो यही वर्ड था, जल्दी पढ़ो, क्या लिखा, पढ़ के बताओ क्या लिखा है, बोलो ना। लिखा कि नहीं लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। वो अग्रीमेंट देखना पड़ेगा ना कि आपने और मैंने रॉयल्टी कब ड्यू होगी, ये कब माना है, ठीक। एंड लास्ट इज डिविडेंड, ये इंपॉर्टेंट था, इसमें अक्रूवल बेसिस नहीं लग रहा। कब होगा, व्हेन ओनर्स राइट टू रिसीव द पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक। आपने लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाए थे, फिर इस साल आपने मन बनाया डिविडेंड दे देना चाहिए, फिर 2 महीने बाद आपने कहा देंगे और 3 महीने बाद मुझे चेक मिला, तो किस दिन मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, जिस दिन आपने डिक्लेयर किया, जिस दिन एस्टैब्लिश हो गया कि मुझे डिविडेंड मिलना तय है। बेटा क्लियर है बात, बोलो बेटा। चलो ये थी हमारे पास पूरी चर्चा AS9 की, यहीं पर हमने समाप्त कर दिया था। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा समय मुझे क्वेश्चन डिस्कस करने में नहीं लगेगा। एक असाइनमेंट कहाँ है, लेकर आओ फटाफट भाग से, क्या पढ़ोगे फिर, एक एक्स्ट्रा लेना मेरे लिए भी, है ना। असाइनमेंट मिल गया सबको, नहीं है, लेकर आओ फटाफट भाग के, पढ़ोगे क्या फिर, एक मुझे दिलवा दो इतने बेटा। चलिए जी फटाफट से पढ़ लेते हैं, 6-7 क्वेश्चन हैं, आसान आसान से क्वेश्चन हैं, कोई खास दिक्कत परेशानी मशक्कत वाली बात इसमें है नहीं। चलो जी आने दो बच्चों को फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से रीडिंग कर लो, क्या कह रहा है ये। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब नोट्स की आप प्रॉपर फाइलिंग कर रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सिर्फ 2 या 3 पेज की बात नहीं है, इस पर नोटिंग भी होती है क्योंकि सारी आपकी।
चेक करिए बेटा। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़िए। ए बी सेल्स गुड्स, बेटा आंसर मत पढ़ना कोई भी। ए बी सेल्स गुड्स टू सी डी, कब बेचा बेटा माल? 1 मार्च 01 को, ठीक है। सी डी इज हैविंग सफिशिएंट कैश फ्लोज इश्यूज सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीने से इसकी कैश फ्लोज की तंगी चल रही है, पर्याप्त कैश फ्लोज इसके पास नहीं थे, ठीक है। देखो जब केस स्टडी आती है ना तो आप ऐसी पढ़कर दिमाग में हिंदी करते चलो, हमारा बेस हिंदी होता है। आप इसे पढ़ना चालू करोगे ना तो पढ़ते जाओगे, पुराना भूलते जाओगे। क्लियर हो रही है बात दिमाग में? और सबसे सही तरीका क्या है, कागजों पे कुछ काला पीला करना शुरू कर दो, ठीक, सेटल हो जाएगा दिमाग में, आओ गया हो। However, it is trying to raise funds through bank loan to be able to run its operations in future. तंगी चल रही है और वो सोच रहा है, प्लान बना रहा है। बेटा किस चीज का प्लान चल रहा है? बोला है प्लान चल रहा है कि बैंक लोन ले लूंगा और सारी समस्याएं मेरी खत्म हो जाएंगी, ऐसा विचार ये कर रहा है। आगे आइए। ऑन 5th of May CD is able to seek the funding। अब हुआ क्या अल्टीमेटली? 1 मई को बेटा क्या हुआ जरा बताओ? एंड इज एक्सपेक्टेड टू पे फॉर द गुड्स इन फ्यूचर। यहां बेटा क्या हो गया? लोन रेस कर लिया इसने, बोलो हाँ क्या हो गया? अच्छा 5th में, अरे क्या फर्क पड़ रहा है 2-4 दिन के लिए ऊपर नीचे, ये लो 5th मई को क्या हुआ? CD is able to seek the funding and is expected to pay for the goods in future। उसको अब लोन मिल गया है और वो अपने ना पेमेंट कर देगा, कर पाएगा भविष्य में गुड्स का पेमेंट। एट द टाइम ऑफ सेल इट इज डिफिकल्ट फॉर AB to certain whether it will be able to collect the amount from CD due to poor financial conditions। Explain how the recognition of revenue be done by AB Limited। सुनो, जिस दिन माल बेचा उस दिन क्या पोजीशन थी? जल्दी बोलो। जिस दिन माल बेचा उस दिन AB के दिमाग में क्या चल रहा था? जल्दी बताओ। डाउट था या नहीं था? सवाल पूछो। डाउट था तो माली क्यों बेचा? फिर डाउट था तो माली क्यों बेचा? अरे बेचा होगा ना, कहीं से प्रेशर आ गया, किसी का फोन आ गया, दे दो जी दे दो, कोई बात नहीं, अच्छे लोग हैं, डाउट तो है लेकिन बेचना पड़ गया। तो वो पूछ रहा है बताओ रेवेन्यू एक्सप्लेन हाउ द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू बी डन बाय AB लिमिटेड। AB रिकॉग्नाइज कैसे करेगा रेवेन्यू? मुझे बताओ। एक बात बताऊं मैं आपको, सब चीज बकवास है, पूरे क्वेश्चन की कहानी बकवास है। ये CD क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या किया, उस सब से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बोलो बेटा, ये सारी कहानी फर्जी है, मेरे लिए बस एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन सी? बोलो बेटा कौन सी? कि जब मैंने माल बेचा तब मुझे डाउट था। ये बात है कि नहीं है? शर्तें बताओ, 4 शर्तें क्या क्या होती हैं प्रॉपर्टी सेल ऑफ गुड्स की? प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड और रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर्ड, नो कंट्रोल इज रिटेन्ड, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द अमाउंट। लेकिन आखिरी पॉइंट क्या है क्या? सर 3 शर्तें तो पूरी हो रही हैं, क्या हो गया? ना क्या लिखा है यहां पर? ऑल द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड। क्या ये पॉइंट है? रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है भाई, तो एंट्री नहीं करने दूंगा मैं आपको सेल की। AS9 कह रहा है कि नहीं, आप 1 तारीख को सेल की एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि AB के दिमाग में डाउट चल रहा है, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ कंसीडरेशन। समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा। अब मुझे जरा सोच के बताओ आंसर कैसे करोगे इसका?
आंसर तो आ गया मुझे, आंसर तो आ गया मुझे। अब मुझे बताओ लिखोगे कैसे, वहां मत पढ़ो, वो तो किताब की लैंग्वेज है, वो नहीं लिख सकते आप एज इट इज, वो नहीं लिख पाओगे। लेकिन 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब ये तो लिख के आओगे नहीं, विल नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑन 1 में, या सॉरी 1 मार्च, कुछ तो लिखोगे ना फैंसी सा आंसर। बताओ अब क्या लिखोगे। अब जो नोट्स लिखवाए हैं ना वो काम आएंगे। एज पर AS9 ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, the revenue from the sale of goods in the ordinary course of business should be recognized when the following conditions are, when all the following conditions are satisfied। पेल दो, हो गई 5-6 लाइन, ठीक है। now in the given case study, in the given case study, although AB has sold the goods on 1st March but he is having doubt regarding the collection of consideration, therefore since the last point is not satisfied, therefore will not recognize the revenue from the sale of goods। आपको समझ में आ रही है बात। अब वो नोट्स काम आएंगे, वो नोट्स जो है ना फैंसी से वर्ड्स हैं उसमें, वो याद होंगे, वो आपको चेपने। आंसर तो एक ही लाइन का है। और केस स्टडी में ऐसा होता है। केस स्टडी में क्या होता है, जब केस स्टडी होती है ना वहां पर बहुत सारी कहानियां होती हैं आपको घुमाने के लिए, परेशान करने के लिए। कई बार तो एक एक वर्ड और एक एक लाइन ही बस इंपॉर्टेंट होती है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। जैसे अब वो बोल रहा है जो ये कहानियां जितनी भी, कि सीडी ऐसा, सीडी वैसा, सीडी परेशान है, सीडी पैसे मांग रहा है, सीडी को पैसे मिल गए, नहीं मिले वापस कर देगा, और इस सबसे मतलब ही नहीं है मुझे। कहां मतलब है इस सबसे, बताओ ना। वो एक लाइन बोल देता, AB ने माल बेचा, लेकिन AB के दिमाग में डाउट है, बताओ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे क्या, वही आंसर होता। अच्छा और सुनो, AB ने माल बेचा, CD के पास पैसे नहीं है, कम है, फलाना है, डिकाना है, ऐसा कर रहा है, रिश्तेदारों से पैसे मांग रहा है, बैंक से लोन मांग रहा है, कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने हाँ कर दिया। लेकिन जब माल बेचा तो AB को भरोसा था पैसे मिल जाएंगे, रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और लेकिन 15 दिन बाद वो हो गया बैंकक्रप्ट। ओहो, भरोसा टूट गया मेरा, क्या करेंगे? तो एंट्री नहीं करेंगे सेल की, फिर करेंगे 1 तारीख को सेल की एंट्री करेंगे, 10 को बैड डेट्स की एंट्री कर देंगे। दोबारा बोलो बेटा, यही तो होता है बैड डेट्स। सेल की एंट्री होती है भरोसे के साथ, जब बाद में भरोसा टूट जाता है तो क्या हो जाएगा? पढ़ो अगला क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए। ए पढ़ना मत पलटना बिल्कुल भी। AB sells goods to CD on 1st January, ये देखो, for 2 लाख। कितने का माल बेचा? ये लो फिर से देखो, उद्देश्य फिर से वही है, दिमाग में चीजें सेटल हों। AB लिमिटेड सेल्स इट्स गुड्स टू CD कौन सी डेट पर? 1st जनवरी 01। कितने का देख रहे हो बेटा? गजब, अमाउंट भी सर्टेन है। चलो जी आगे। आफ्टर द सेल वॉज मेड, CD, ओहो, सेल करते ही CD इज हैविंग सफिशिएंट कैश फ्लोज इश्यूज। इसके यहां बेटा क्या हो गए? कैश फ्लोज के इश्यूज हो गए, कैश की तंगी हो गई। इट इज ट्राइंग टू रेज फंड्स, कोशिश कर रहा है कि क्या मिल जाए इसे, लोन मिल जाए, फंड मिल जाए फ्रॉम बैंक, टू बी एबल टू रन इट्स ऑपरेशंस इन फ्यूचर, जिससे ऑपरेशंस कर पाए फ्यूचर में। हाउएवर इट इज अनेबल टू डू सो। ओ माय गॉड बेटा, इसे किसी ने लोन ना दिया, और जब लोन ना दिया तो क्या हुआ? एंड हैज गॉन अंडर लिक्विडेशन ऑन 15th मार्च। ओफो, देख रहे हो बेटा, जिसका डर था वही हुआ। 15 मार्च को क्या हो गया? कंपनी चली गई लिक्विडेशन में। बोलो बेटा, कंपनी चली गई लिक्विडेशन में, यानी ये 2 लाख रुपए मेरे अधर में चले गए। अब तो क्या बताऊं आपको, आगे आओ। एट द टाइम ऑफ सेल देयर वॉज नो रीजन फॉर AB टू बिलीव दैट इट विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम CD इन फ्यूचर। लेकिन जिस दिन AB ने माल बेचा, जानते दिमाग में क्या था? अरे कोई टेंशन ही नहीं है, कंफर्म भाई साहब, जबरदस्त पार्टी है, इतना बढ़िया नाम है मार्केट में इसका, पैसे मिल ही जाएंगे। वो अलग बात, तंगी चल रही थी उसे,
और तंगी के चलते वो बैंकरप्ट भी हो गया बाद में, लेकिन जब मैंने माल बेचा मुझे भरोसा था पैसा मिल जाएगा। ठीक है जी। एक्सप्लेन हाउ द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू बी डन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। अब बताओ मुझे 31 मार्च 2001 को क्या करोगे? सुनो ध्यान से। 31 मार्च 2001 को क्या करोगे? 1 जनवरी 2001 को 1 जनवरी 2001 को सेल की थी, 15 मार्च 2000 को लिक्विडेशन में चला गया कंपनी। बताओ जी अब आप क्या करोगे? बता चुका हूं वैसे पहले मैं ऑलरेडी। क्या करोगे बताओ बेटा? 1 मार्च को तो आप ऑर्डिनरी सेल की एंट्री करोगे। एंट्री बताओ करके, एंट्री बताओ करके 1 मार्च की क्या एंट्री होगी? हाँ जी, हाँ जी, सीडी अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में कंफर्मेशन थी पैसा मिल जाएगा, रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ द कलेक्शन ऑफ कंसीडरेशन थी, मैं ऑर्डिनरी सेल मान लूंगा। बोलो बेटा। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर लिक्विडेशन में चला गया, तो यहां क्या करेंगे फिर? बैड डेट्स की एंट्री कर लेंगे। एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सीडी। पढ़ो, पढ़ना, एंट्री चेक करो। सीडी टू रेवेन्यू और दूसरी एंट्री बैड डेट्स टू सीडी 2 लाख से। बेटा क्लियर है बात? एंट्री रिकॉर्ड, उससे पहले सारी कहानियां लिखी लोगे जो आपको कहानियां मैंने लिखवा रखी हैं नोट्स में। बेटा ठीक है बात? बोलो बेटा। तो फिर से वही बात आई कि ये सारी कहानी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। डिसीजन मेकिंग इस बात के ऊपर कि मुझे क्या लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा बात? बेटा बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001, देखना जरा क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001, Z has recognized 100 lakh on accrual basis income from dividend on units of mutual funds held by it। मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड्स थे, उससे डिविडेंड मिला, उसकी इनकम मैंने रिकॉग्नाइज कर ली। द डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड्स वर डिक्लेयर्ड और ये क्या हुआ? 15 जून 2001 को क्या हुआ था? डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। और प्रपोज कब हुआ था? 10 अप्रैल 2001 को। बोलो बेटा। और मिला कब है? ये दिया हुआ। ठीक है, मैंने यहां पर पीएनएल में बाय डिविडेंड इनकम दिखा दी, ये कहते हुए कि भाई इसी साल के तो डिविडेंड है, ये इसी साल के प्रॉफिट थे, जिसको एनालाइज करके कंपनी ने यहां प्रपोज किया और फाइनली यहां डिक्लेयर कर दिया। तो भाई जिस साल की इनकम है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जिस साल की इनकम है उस साल के पीएनएल में जाना चाहिए, मिले चाहे कभी भी, कम या ज्यादा। तो मैंने वही किया कि भाई इस साल की इनकम है ये, जिसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, तो इस साल के पीएनएल में ही मैंने डिविडेंड ट्रांसफर कर दिया। ठीक किया गलत किया? गलत किया। डिविडेंड के लिए रूल क्या है? बोल के बताओ क्या रूल है? When owners right to receive the payment is established। अक्रूवल नहीं करना इस बार। अब ये बताओ मेरा राइट कब स्टैब्लिश हुआ? जिस दिन डिविडेंड प्रपोज हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसके बाद, अभी तो प्रस्तावित तो है कि भाई हमने मुनाफा कमाया है, चलो यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड दे देते हैं 10% का। हो सकता है कोई टांग अड़ा दे, नहीं 10 नहीं देंगे ही नहीं, कम देंगे, ज्यादा देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मेरा राइट स्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन हां वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, अब तो भाई डिविडेंड देना पड़ेगा आपको। आए चाहे 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, लेकिन मेरा आज राइट स्टैब्लिश हो गया है, तो आज मैं डिविडेंड रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा। तो क्या इस साल में करना ठीक था? इज नॉट करेक्ट।
इस साल के पीएनएल में, इनकम स्टेटमेंट में ये डिविडेंड जाना चाहिए। क्लियर है बात? लिख लोगे? बोलो बेटा फटाफट से। चलो आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, घटिया सा क्वेश्चन है बिल्कुल। वाई लिमिटेड यूज सर्टेन रिसोर्सेज ऑफ एक्स लिमिटेड। वाई, आपने मेरे कुछ रिसोर्सेज यूज किए, मैं एक्स। इन रिटर्न एक्स लिमिटेड रिसीव, बदले में मुझे क्या मिला? 10 लाख रुपए एंड रुपीज 15 लाख, कुछ इंटरेस्ट के नाम के, कुछ रॉयल्टी के नाम के आपसे मिले। अच्छा, आपने क्या यूज किया कि मुझे इंटरेस्ट मिल गया? आपने क्या यूज किया? आपने मेरा पैसा यूज किया होगा, मैंने आपको लोन दिया होगा, मैंने आपके डिबेंचर खरीदे होंगे, मैंने आपके बॉन्ड्स खरीदे होंगे, जिसके बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट दे रहे हो। अच्छा, रॉयल्टी कब दोगे मुझे? आप मेरा कोई इंटेंजिबल एसेट यूज कर, मेरा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ, मेरा नाम, मेरे पेटेंट्स, मेरे कॉपीराइट्स, वो आप यूज कर रहे होंगे, जिसके चलते आप मुझे क्या दे रहे हो बदले में? रॉयल्टी। ठीक है जी, चलो आगे आओ। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2002 यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर ऑन व्हाट बेसिस दीज रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज। इससे घटिया क्वेश्चन हो नहीं सकता, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, बस सिंपल रूल बता दो क्या है। क्या इंटरेस्ट का रूल? टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस। और डिविडेंड के लिए और रॉयल्टी के लिए क्या है? बस इन 2 वर्ड के 5 नंबर हैं। हाँ, थोड़ा फैंसी बनाने के लिए ऊपर नीचे की बात कर लोगे, एज पर AS9 ये सब होता है। और तो इन द गिवन केस इंटरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन दिस बेसिस, ये ऑन दिस बेसिस, 5-7 लाइन जरूर होनी चाहिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में है तो। 5th के बाद 6th, आंसर मत पढ़ना। आंसर पढ़ते हो ना दिमाग काम करना बंद कर जाता है। पढ़िए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड ऑन 31 मार्च टू इंक्रीज द सेल प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम्स रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है। देख रहे हो कभी गजब, कभी होता नहीं है ऐसा। क्या हुआ है जरा बताना। मैंने कहा सेल प्राइस बढ़ा दिए, और पहले से 3 महीने पहले से। आज 31 मार्च थी, 1 जनवरी से, मतलब मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं आपसे कि 1 जनवरी से जो माल बेचा आज तक आपको मैंने उसके 10 लाख रुपए आपको देने हैं। अब मैं कह रहा हूं नहीं, वो प्राइस तो मैंने रिवाइज कर दी है, 10 लाख नहीं। और आज के बाद रिवाइज, नॉर्मली तो यही होता है ना, आज प्राइस बढ़ा दिए, कल से महंगा मिलेगा। नहीं, महंगा भी 3 महीने पहले से। 1 जनवरी से आज तक की आपकी उधारी 10 लाख थी, अब वो हो गई है 15 लाख रुपए। आप समझ पा रहे हो सिचुएशन क्या हुई? बोलो बेटा। फीस बैच शुरू हुआ, मैंने कहा 5,000 रुपये फीस है, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। 2 महीने बाद मैंने कहा नहीं 5 नहीं, आपको 7,000 रुपये देनी है। अच्छा सर, नए बैच की ना, जो नया बैच, नहीं नए बैच नहीं, आपके वाले बैच की ही शुरुआत से जो फीस 5 तय हुई थी, क्योंकि 2 महीने पहले बैच शुरू हुआ था आपका, अब वो 7,000 रुपये आपको देनी होगी। क्या केस दिमाग में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा, जल्दीबाजी मत करना आंसर करने में। अरे भैया क्या हो गया, आगे आओ। इन व्यू ऑफ दिस प्राइस रिविजन with effect from 1st January, the company has to receive 15 lakh from its customers in respect of sales made from 1st January to 31 March। और उसके चलते मुझे अब 15 लाख रुपए आपसे लेने बनते हैं। 5,000 फीस तो आपने दे दी थी मुझे, मैंने फीस कर दी 7, तो मुझे कितने लेने बनते हैं? 2 लाख। बोलो बेटा, क्लियर हो रही है बात? एग्जाम्पल दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने जो माल बेचा 3 महीने में सारा पेमेंट कर दिया आपने, मैंने कहा नहीं 15 और भिजवाने हैं आपको। गिवन केस में 15 लाख रुपए आपको और देने हैं। बिल्कुल एब्सर्ड सी सिचुएशन है, लेकिन सुनो आगे। और अकाउंटेंट कैन नॉट मेक अप हिज माइंड, अब आप हो गए कंफ्यूज, वेदर टू इंक्लूड 15 लाख इन द सेल्स फॉर 2001-2002। क्या मैं इसे 15 लाख को सेल्स में ऐड कर दूं? जो माल बेचा पुराने रेट पर, वो तो सेल में पड़ा हुआ ही है, पैसे मिल गए या नहीं मिले, 15 लाख रुपए मुझे और मांगने हैं। मैंने तकादा कर भी दिया आपके ऊपर, क्या मैं इसे सेल में मानूं या नहीं मानूं? बताओ जी।
अरे पॉइंट पढ़ो ना, आपको समझ में आ रहा है। सेल ऑफ गुड्स AS9 में पहुंच गए, AS9 में सेल्स ऑफ गुड्स पर पहुंच जाओ, वहां पर 4 पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स पर पहुंच जाओ। ऐसे ही होता है एग्जाम में। अपनी दिमाग को पहले AS9 पर लेकर जाओ। AS9 में 3 चीजें थी, 4 चीजें थी, उसमें से कौन सी चीज की बात कर रहा है और उसके बारे में क्या कहा गया है, अब डिसाइड करो। बताओ जी। हाँ जी, सेल कब रिकॉग्नाइज करते हैं? प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, मसला ही नहीं है, माल तो बेच बाच चुके हैं पहले ही ना, कंट्रोल का कोई मसला है। अगले 2 पॉइंट कौन से थे? हाँ, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। बोलो बेटा। अरे अमाउंट भी तय हो गया, पहले 10 था, अब अमाउंट बता तो रहा हूं मैं आपको, 15 और देना है, अमाउंट बिल्कुल डिटरमिन है। अगला पॉइंट क्या था? रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ द कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन। फंसा दिमाग में कुछ पॉइंट? बताओ आंसर क्या करोगे फिर अब? अरे बोल, कुछ तो बोल के तो देखो कम से कम। ठीक है ना सर, मुझे क्या पता आपका धंधा क्या है। अगर रीजनेबल एश्योरेंस है, पैसा मिल जाएगा ग्राहकों से, तो 15 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लूंगा, और लग रहा है पैसा नहीं मिलेगा तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। सर कब होगा ऐसा कि मिल जाएगा? मान लो मेरे ही केस में समझ लो आप, मैंने कहा 7,000 फीस है, 2,000 रुपये और लूंगा। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा मतलब मैं पढ़ाता ही नहीं, अब सब गलत से पढ़ा दूंगा उल्टा, और सब गलत पढ़ा के भेज दूंगा उल्टा। और समझ लो धमकी मेरी। डर के दोगे कि नहीं दोगे? बताओ बेटा। तो ऐसा मत सोचो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कंपनीज करती हैं ऐसा। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है किसी कंपनी की, ठीक, कंपनी कह रही है वो पिछले 3 महीने से प्राइस बढ़ा दिए, बढ़ा के भेजो आप। आपने कहा जी हम नहीं भेज रहे, गलत मांग रहे हो आप, ठीक है, कंपनी बंद करो, वापस दो कंपनी हमारा माल वापस। अब समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर है बात कि नहीं है? हो सकता है। तो अगर अकाउंटेंट को लगता है देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस, कीवर्ड यही है कि कलेक्शन कैन बी मेड, कि 15 लाख में वसूल कर सकता हूं, तब तो उसे सेल मान लो। और लगता है 15 लाख वसूल नहीं कर सकता तो शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेल। आप सब्जेक्टिव आंसर दोगे, डिप्लोमेटिक आंसर, ये हो जाएगा तो कर दूंगा, और लग रहा है नहीं होगा तो नहीं करूंगा, खत्म बात। लेकिन उस पॉइंट तक अभी आपको बड़ा आसान लगेगा सुनने में, अभी ताज़ा AS9 पढ़कर आए हो, लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आती है? एग्जाम में ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में? वो समझ में इसलिए नहीं आएगा, आप AS9 तक ही नहीं पहुंच पाओगे। हेलो, हाँ जी भैया बताइए। जी बेटा, तो सब्जेक्टिव आंसर दीजिएगा आप कि अगर कलेक्शन मिल जाएगी, लग रहा है मुझे रीजनेबल एश्योरेंस है, तो मैं सेल रिकॉर्ड कर लूंगा। और एश्योरेंस नहीं है, डाउट है कि भाई पैसे मांगते बच्चे फजीता कर देंगे, और पैसे मांगते ही इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ कर देंगे, पैसे तो देंगे नहीं, खर्चा और हो जाएगा। अगर ऐसा डाउट लग रहा है आपको तो भैया मत रिकॉग्नाइज करो उसको, उस रेवेन्यू को। बेटा ठीक है बात? बोलो बेटा। चलो जी, आओ क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा बेटा? ज़िगैटो रन्स अ फूड, अच्छा जोमेटो का ज़िगैटो कर दिया उन्होंने, ठीक। तो ज़िगैटो रन्स अ फूड डिलीवरी बिजनेस एज पर द एग्रीमेंट। Zomato allows customer to order food from local restaurants and is responsible for the delivery of the goods food within stipulated time। ये Zomato का बिजनेस मॉडल समझा रहा है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ऑर्डर करेंगे रेस्टोरेंट से, Zomato आपको वहां से डिलीवरी ला कर देगा। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इट कलेक्ट्स मनी ऑन ऑर्डर्स मेड ऑनलाइन एज अंडर। अब Zomato को कितना पैसा इकट्ठा हुआ? टोटल प्राइस मिला 200 लाख रुपए, डिलीवरी चार्ज मिले 60 लाख रुपए, फूड के मिले 200 लाख रुपए, डिलीवरी के कस्टमर से लिए 60 लाख रुपए, जीएसटी 40 लाख रुपए, टोटल मिलाकर 300 लाख रुपए मैंने इकट्ठा किया। यहीं रुक जाओ बस। आपको समझ में आ रहा है?
जब आप ऑर्डर करते हो तो उसमें कुछ तो रेस्टोरेंट के चार्जेस होते हैं, कुछ डिलीवरी चार्जेस होते हैं और कुछ जीएसटी चार्ज होता है। क्लियर है बात? मुझे बताओ, ऐसी बताओ, जोमेटो इस 300 लाख का क्या करने वाला है? सारे पैसे उसके हैं क्या? क्या करेगा? 200 लाख तो देगा, रेस्टोरेंट को भिजवा देगा। भाई साहब आपके पैसे लो, अमानत आपकी। 40 लाख जीएसटी है, सरकार को देना पड़ेगा। बोलो बेटा, ये तो सरकार के पैसे दिए हैं आपने, इनडायरेक्ट टैक्स है ये, सरकार को मुझे वापस देना है। आप सीधा सरकार को नहीं दे रहे, मेरे थ्रू देंगे। जीएसटी समझते हैं ना? अच्छा समझते हैं, चलो आगे आओ। और डिलीवरी चार्ज 60 लाख रुपए, हाँ ये मेरी कमाई है। बोलो बेटा, यही तो है सिंपल। क्या मुझे अगर 300 लाख मिले तो 300 लाख मेरा रेवेन्यू है? नहीं है। अभी मुझे पता नहीं क्या पूछ रहा है, मैं तो ऐसे एनालाइज कर रहा हूं सिंपल सिचुएशन कि 300 लाख जो मिले हैं ये मेरे सारे पैसे कहाँ हैं भाई? कुछ तो रेस्टोरेंट वालों को वापस देने हैं मुझे, कुछ सरकार के हैं और कुछ बाकी बचे मेरे हैं। आगे आइए। Zomato has received 300 lakh for the above orders from customers and the orders were delivered to the customer in stipulated time. Orders मिले और सारे orders मैंने delivery time पर कर भी दी थी। How much revenue should be recognized by restaurants and how much revenue should be recognized by Zomato for the year? घटिया क्वेश्चन है बिल्कुल। बोलो बेटा, रेस्टोरेंट कितना रिकॉग्नाइज करेगा? 200 लाख। और ज़ोमैटो कितना करेगा? तो ये जो 40 लाख मिले ये किसका रेवेन्यू है? ये लायबिलिटी है मेरे लिए, ज़ोमैटो के लिए लायबिलिटी है, शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट। क्लियर है बात? बोलो बेटा, तो अगर 300 लाख मिलेंगे ज़ोमैटो को तो जरा बताना क्या एंट्री करेगा ज़ोमैटो? एंट्री बताओ 300 लाख की। हाँ जी, कैश या बैंक डेबिट 300 लाख, बताओ आगे। हाँ जी, टू अमाउंट पेबल टू रेस्टोरेंट्स कितना? 200 लाख। टू जीएसटी पेबल कितना? 40 लाख। और टू डिलीवरी चार्जेस, यानी जो मेरे कहां पहुंच जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में, पीएनएल में 60 लाख। बेटा क्लियर है बात? ये दोनों लायबिलिटीज हैं, मेरे को मिले जरूर इतने हैं, कस्टमर सारे मुझे ही पैसा दे रहे हैं, इसमें से इतने तो मैं रेस्टोरेंट को दे दूंगा, पार्टनर्स जो है मेरे, ये मैं दूंगा सरकार को जीएसटी पेबल, और ये मेरे कमीशन इनकम, डिलीवरी चार्जेस इनकम है जो मेरे पीएनएल यानी मेरे रेवेन्यू में आएगी। ठीक, और रेस्टोरेंट कितना इनकम बुक करेंगे अपनी? एंट्री बताओ, रेस्टोरेंट की एंट्री करेगा। अच्छा, बैंक पैसा कहां है अभी? अरे बोलो, ज़ोमैटो। बोलो बेटा, ज़ोमैटो डेबिट कितना मिलेगा मुझे और किस नाम के? टू सेल 200, टू रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फूड। बेटा ठीक है, ये कौन कर रहा है? ये तो कर रहा है रेस्टोरेंट, और ये कौन कर रहा है? ज़ोमैटो। लिख लो ये एंट्री फिर भी एक बार, इसकी कहानी लिखनी है बस आपको, और करना क्या है। रेवेन्यू फॉर ज़ोमैटो इज 60 लाख, whereas the revenue of restaurant will be 200 lakh. GST of 40 lakh is the liability payable to the government. नोट कर लीजिए। In the books of Zomato, in the books of restaurant, ये होगा। In the books of Zomato and in the books of restaurant,
बेटा आई होप ठीक है बात, ये बढ़े आगे। चलो लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आसान सा क्वेश्चन है ये भी, पढ़िए। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये आपको लग रहा होगा सर ये इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या, ये आते हैं क्या? ये ही आते हैं। ये आज आपको आसान लग रहे हैं, आई रिपीट, अभी आप पढ़कर आए हो कल कंडीशंस, रिवाइज कराकर वही क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब ये क्वेश्चंस टोटलिटी में आते हैं तो याद नहीं रहता। अगर आप ये क्वेश्चन देगा ना, आप समझो इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन उसने आपको दिया एग्जाम्पल, तो आपको यही समझ नहीं आएगा कि कौन से एएस में जाऊं पहले। तो मैं कई बार तो लिख देता है वो कि डिस्कस इन द लाइट्स ऑफ एएस फला फला, तब तो आपका दिमाग पहुंच जाएगा फिर भी उस एएस में कि अच्छा उस एएस में क्या क्या लिखा था। यहाँ पहली कॉल तो यही आती है किस एएस में जाऊं मैं, और फिर उस एएस में कौन सी हेडिंग से ये क्वेश्चन है, ठीक, वो डिसीजन मेकिंग है। वहां तक पहुंच गए तो प्रोविजन आसान है फिर तो। पढ़िए फिर से क्वेश्चन 7, अ क्लेम लॉज्ड विद द रेलवेज इन मार्च 2001 फॉर लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 2 लाख। एक मार्च 2001 में नुकसान हुआ था, मैंने क्लेम डाल दिया था 2 लाख का, और वो पास हैड बीन पास्ड फॉर पेमेंट इन मार्च 2003। 2 साल बाद वो क्लेम मेरा पास हो गया, लेकिन पास भी कितने का हुआ? 1.5 लाख का ही पास हुआ है। नो एंट्री वॉज पास इन द बुक्स ऑफ द कंपनी व्हेन क्लेम वॉज लॉज्ड। जब मैंने क्लेम फाइल किया तो उस टाइम पर मैंने कोई एंट्री नहीं की थी। रुक जाओ, क्यों नहीं की होगी? क्यों नहीं की? अमाउंट तो पता है मुझे, हाँ समझ रहे मेरी बात, क्यों नहीं करी होगी? रीजनेबल एश्योरेंस नहीं होगा, मुझे डाउट होगा पता नहीं क्लेम पास होगा या नहीं होगा, पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसलिए तो एंट्री नहीं की होगी ना, वरना अमाउंट तो पता है मुझे, अमाउंट पता है, ठीक। और प्रॉपर्टी इन द गुड्स और कंट्रोल वाला पॉइंट बनता ही नहीं है इसमें, माल खराब हो गया, जल चुका है, अब ये एश्योरेंस नहीं है कलेक्शन को लेकर, इसलिए मैंने एंट्री करी नहीं होगी। आज 1.5 लाख फाइनली मुझे मिल गए। आगे आओ। एडवाइस पी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। इस साल के पीएनएल में क्या करेंगे? वो पीपीआई तो पढ़ लिया आपने, इसलिए हो गया पीपीआई, तो वो पागल समझ रहे हो मुझे। इतने होशियार ना हो आप कि 2 एस 3 एस को लिंक कर लोगे तो आंसर पड़ गया, सिर्फ पीपीआई हो गए ना। ये तो मेरा दिमाग बहुत काम करता है, नलायक पागल समझते हो मेरे को। वो कितने मतलब नॉर्मल बिल्कुल रिएक्शन दे रहा है, बिल्कुल ऐसा लड़का कि कल ही पढ़ कर आया है पीपीआई। ये प्रॉब्लम आती है। अब ये समझो आप इसको, इस क्वेश्चन को ना पढ़कर आपको समझ में ही नहीं आएगा, और जब रिवाइज करके जाओगे तो यस ये आपको फील देगा कि इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड क्या होता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था कि नहीं था AS5 में? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, पीपीआई एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, याद आ रहा है AS? उसमें नेट प्रॉफिट 2 तरीके का होता था, फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी भी 2 थे, एक्सेप्शनल आइटम, नॉन एक्सेप्शनल आइटम। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो ये वहां भी लेके जाता है मुझे AS। ये जो केस स्टडी है ना, ये वहां भी लेके जाएगी। यार वहां था इंश्योरेंस क्लेम के बारे में, ठीक है, आप वहां से आंसर कर लो, यहां से आंसर कर लो, फर्क ना पड़ेगा। ठीक, एक बात तो तय है, 1.5 लाख मिले हैं, आज 1.5 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, बोलो बेटा। ठीक, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। 2 लाख का इसलिए नहीं किया होगा उस टाइम पर क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस नहीं था। आज अल्टीमेट कलेक्शन हो गई है तो 1.5 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू एज पर AS9। यस, एज पर AS5 ऑल्सो दिस इज अ item of exceptional, sorry, this is extraordinary item, so therefore should be disclosed, we should disclose the nature and amount separately in the financial statements। यही कीवर्ड था वहां पर। क्या होगा? पीपीआई होगा ये? पीपीआई, अच्छा बताओ पीपीआई क्यों नहीं होगा? पहले पीपीआई क्या बताओ भाई, ये बताएगा, आदित्य बताएगा। पीपीआई सर, पीपीआई है तो सर पीपीआई क्यों होगा? पीपीआई क्या होता है? अच्छा बताओ पहले। पिछले साल में ऐसा कुछ। ठीक है घबराओ मत, कोई बात नहीं, और बेइज्जती नहीं करूंगा। पीपीआई का मतलब होता है एरर्स और ओमिशंस इन 1 और मोर प्रायर पीरियड्स व्हिच आर डिटेक्टेड इन द करंट ईयर। क्या ये कोई एरर ओमिशन है?
नहीं है भाई, ये तो नई इंफॉर्मेशन आई है। 2 लाख का क्लेम फाइल किया हुआ था, हमने नहीं रिकॉर्ड किया, किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसा नहीं कि भूल गए, और आज 1.5 लाख मिल गए। क्लियरली इट इज नॉट अ पीपीआई, प्रॉफिट लॉस हुआ है। अब प्रॉफिट लॉस हुआ है तो कौन सा आइटम है ये, बोलो बेटा, ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? अच्छा मैंने गलत बोल दिया एक चीज, हाँ, ऑर्डिनरी आइटम है ऑफ एक्सेप्शनल साइज एंड नेचर, जो बार बार नहीं होता, रेकरिंग नहीं होता, वो बताया था मैंने, एक्सेप्शनल साइज एंड नेचर। ठीक है भाई, इतना लिखना है, सारी बातें, काम खत्म। बोलो बेटा, ठीक है बात? बोलो बेटा, उस आंसर को ना बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ना मत, इन आंसर्स को। वो क्या करता है देखो, उन आंसर्स को हम कभी भी फॉलो नहीं कर सकते। स्टडी मटेरियल में तो सारा ज्ञान पेल दिया उसने, AS1 भी लिख दिया, AS5 भी लिख दिया, AS9 भी लिख दिया, बट वी गॉट टू बी रैशनल। हम नहीं कर सकते काम इतना, ठीक? तो अपने परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना है, वो आपको दिमाग में आंसर तैयार करना है अपना। हाँ, रेफरेंस के लिए जरूर डाल दिया मैंने, लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप ये आंसर एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं, नहीं लिख सकते। कोशिश भी मत करना, कभी रट्टे मारने बैठ जाओ कि रट लेते हैं इसको, आ जाएगा तो लिख देंगे, ना तो रट पाओगे ना लिख पाओगे। वहां पर अपनी सूझबूझ से केस स्टडी करके तब काम करना है। हाँ, ये क्वेश्चन था एग्जाम में, तो अगर आप दोनों AS का रेफरेंस दे दोगे एज पर AS9, ये इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस 2 लाख की नहीं थी, बट देयरफॉर सब्सिक्वेंटली 1.5 लाख मिल गए, रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि अब ये रिसीट हो गया है। और AS5 भी कहता है कि ये नेट प्रॉफिट और लॉस एक्सेप्शनल आइटम, एक्सेप्शनल नेचर का है, तो इसलिए इसको डिस्क्लोज करना चाहिए सेपरेटली। दैट्स इट, खत्म। इतना करते ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। बेटा बोलो, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय। AS9 फिनिश हो गया हमारा।